हेलो दोस्तों, एजुकेशन वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आप 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं स्थानीय शासन। हमने इसके आधे चैप्टर को पहले कवर कर लिया है, पिछली वीडियो में हमने कवर कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप उसको वहां से देख सकते हैं। इसके बाद आगे का जो चैप्टर है हम आज की वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसका थोड़ा सा सीरियस होंगे, ध्यान से देखेंगे और मनन करेंगे। मानती हूँ मैं तुम्हारे लिए पॉलिटिकल साइंस नया विषय है, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है कि तुम्हारे समझ में ना आए। ये तुम्हारे अच्छे से समझ में आएगा, समझते चलेंगे हम। अब हम देखते हैं स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन। अब हमने पता लग गया ना स्थानीय शासन किसको कहेंगे। ग्राम या जिले के स्तर पर जो शासन होगा उसे हम क्या कहेंगे, स्थानीय शासन। जैसे ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, नगर निगम, नगर पालिका, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, स्थानीय शासन में। अब देखते हैं हमारे स्वतंत्र भारत में क्या व्यवस्था की गई। देखो, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला। कब? 73 और 74 संविधान संशोधन हुआ उसके बाद से। लेकिन इससे पहले भी स्थानीय शासन के निकाय बनाने के लिए कुछ प्रयास हो चुके थे। इस सिलसिले में पहला नाम आता है 1952 के सामुदायिक का, यानी कि कब का, कम्युनिटी सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसको अंडरलाइन करना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम या विकास कार्यक्रम और लिख लेना, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस कार्यक्रम के पीछे सोच थी कि स्थानीय विकास की विभिन्न गतिविधियों को, यानी कि भिन्न भिन्न कार्यों में जनता की क्या होनी चाहिए, भागीदारी। कहने का मतलब है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से यह निर्णय लिया गया कि जो स्थानीय विकास है उनकी गतिविधियों में जनता की भागीदारी होनी चाहिए। और इसमें एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई। अंडरलाइन करना, कितने स्तरीय, 3 स्तर की। 3 स्तर में चलेगा हमारे ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति और यानी कि खंड। हम इनको देखेंगे आगे। पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई। कुछ प्रदेश कैसे, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र 1960 में निर्वाचन के बाद बने स्थानीय निकायों की प्रणाली अपनाई, इन्होंने अपनाई। लेकिन अनेकों प्रदेश में स्थानीय निकायों को शक्ति इतनी नहीं मिली वे स्थानीय विकास की देखभाल कर सके। यानी कि पंचायत तो बन गई, निकाय भी बन गए, लेकिन क्या नहीं मिली, पावर नहीं मिली। और पावर जब तक नहीं होगी तो काम कौन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और ये निकाय वित्तीय मदद के लिए प्रदेश तथा केंद्रीय सरकार पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। कई प्रदेशों ने तो यह तक अपना मान लिया कि निर्वाचन द्वारा स्थानीय निकाय स्थापित करने की जरूरत भी है, नहीं माना। ऐसे बहुत से उदाहरण है जब स्थानीय निकायों को भंग करके स्थानीय शासन का जिम्मा सरकारी अधिकारियों को सौंप दिया, क्योंकि फॉर्मेलिटी थी। जब पंचायतों के पास शक्ति ही नहीं है तो वो काम कहाँ से करेंगे। अब काम ही नहीं होगा तो ठप्पा लेके घूमने से क्या मतलब, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। कई प्रदेशों में अधिकांश स्थानीय निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से हुए और अनेक प्रदेशों में ये चुनाव समय पर स्थगित भी हो गए। क्यों हो गए स्थगित? क्योंकि जब काम ही नहीं हो रहा, शक्ति ही नहीं मिल रही, तो क्या करेंगे, वो स्थगित करेंगे। लेकिन सन 1987 के बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं के गहन पुनरावलोकन की शुरुआत हुई। 89 में पीके थुंगन समिति, अंडरलाइन करना है इसको, कौन सी समिति, पीके थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। पीके थुंगन समिति जो एक पंचायतों को लेकर के समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष पीके थुंगन थे। उन्होंने कहा कि जो स्थानीय शासन है, जो ये निकाय हैं, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, इनको क्या मिलनी चाहिए, संविधान में दर्ज होनी चाहिए और इनको शक्ति मिलनी चाहिए। समिति की सिफारिश थी कि स्थानीय शासन की संस्थाओं के चुनाव समय समय पर कराने चाहिए, समुचित कार्यों की तय करने तथा ऐसी संस्थाओं को धन प्रदान करने के लिए संविधान में क्या करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए। तभी तो क्या होगा, इनको मजबूती मिलेगी। अब नीचे हमारे 3 पॉइंट दे रखे हैं, इनको देखो। डॉक्टर नेहरू तथा अंबेडकर दोनों स्थानीय शासन निकायों के लेकर खास उत्साहित नहीं थे। क्या स्थानीय शासन को लेकर उनकी आपत्ति एक जैसी थी? नहीं, दोनों की अलग अलग थी। अब बताओ मुझे नेहरू की क्या थी। हमने ऊपर वाले उसमें पढ़ा था कि नेहरू जी ने क्या कहा था कि जब विभाजन हो गया और विभाजन के दौरान देखा गया कि देश की जो एक राज्य था जो
अलग हो गया देश से, हमारे से, तो देखा कि जब इनको स्थानीय निकायों को छूट दे दी जाएगी, शक्ति दे दी जाएगी, तो ये भी क्यों ना अलग हो जाएंगे। इस चिंता की वजह, ये चिंता थी नेहरू जी की। लेकिन अंबेडकर जी की क्या चिंता थी? अंबेडकर जी जो जानते थे कि स्थानीय यानी कि गांव में अभी तक छुआछूत है, जाति धर्म को लेकर के भेदभाव है, और जब इन शक्तियों को मिल जाएंगी, यहाँ इन स्थानीय निकायों को शक्तियां मिल जाएंगी, तो जो अपर जातियां हैं, जो धर्म के नाम पे बवंडर करते हैं, जो अव्वल धर्म के लोग हैं, वो क्या करेंगे? अपनी शक्ति हासिल कर लेंगे, और जब वो शक्ति उनको मिल जाएगी तो दलितों पर, कमजोर वर्ग पर शासन करेंगे। तो दोनों की आपत्तियां कैसी थी? अलग अलग थी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है। सन 1992 से पहले स्थानीय शासन को लेकर संवैधानिक प्रावधान क्या था? तो हमने देखा संवैधानिक प्रावधान, हमने धीरे धीरे 1973-74 संविधान संशोधन हुआ, और उसके बाद शासन इनकी शक्तियों के लिए किस में दर्ज हो गया? संविधान में दर्ज हो गया। 1960 और 70 के दशक में किन किन प्रदेशों में स्थानीय शासन की, अभी हमने पढ़ा था ना, गुजरात, महाराष्ट्र, इनमें हुई। अब देखते हैं 73वां और 74वां संशोधन। 89 में केंद्र सरकार ने 2 संशोधन किए। इन संशोधनों का लक्ष्य क्या था? स्थानीय शासन को मजबूत करना, और इसमें पूरे देश में इसके कामकाज का बनावट एक रूपता लाना। अब इसमें देखना एक बार तुम व्यवस्थित तरीके से देखो। इसमें ब्राजील के संविधान में प्रांतीय संघीय जिले तथा नगर पालिका परिषद की व्यवस्था की गई। इनमें से हर एक को क्या स्वतंत्र शक्तियां प्रदान की गई? किन किन को? प्रांतीय संघीय जिलों को अलग और नगर पालिका को अलग। इनके न्यायाधिकार भी अलग अलग थे। जिस तरह गणराज्य राज्यों के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह राज्य भी नगर पालिका परिषद के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह प्रावधान स्थानीय शासन शक्ति को शक्ति प्रदान करता है। बाद में हमने देखते हैं हमारे भारत में 92 में संविधान, ये जो 73-74 संशोधन हुए, कब हुए? 1992 में। 73वें संशोधन गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा था। अब अंडरलाइन करना है इसको। हमारे 2 संशोधन है, एक तो 73वां, एक 74वां। तो 73 जो संशोधन है वो हमारा ग्राम पंचायतों से संबंधित है, ध्यान करना। 73वां संशोधन स्थानीय पंचायतों से संबंधित है और इसकी व्यवस्थाओं से है। संविधान का 74वां संशोधन किससे है? शहरी शासन से है, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, उनसे जुड़ा है। और 1993 में 73वां संशोधन 74 लागू हो गए। 92 में क्या हुआ? पारित। 92 में क्या हुआ? पारित हुए, और 93 में लागू हो गए। हमने देखा स्थानीय शासन के राज्य सूची में रखा गया। प्रदेश को इस बात की छूट है कि वे स्थानीय शासन के बारे में अपनी तरह से कानून बनाए, लेकिन संशोधन के हो जाने के बाद प्रदेशों को ऐसे कानून बदलने पड़े ताकि उन्हें संशोधित संविधान के अनुरूप किया जा सके। अब हम देखते हैं 73वां संविधान संशोधन। अब इसमें देखो त्रिस्तरीय बनावट, यानी कि पंचायत, हमें ध्यान है ना 73वें संविधान के क्या संशोधन के माध्यम से किसका सुधार किया गया? ग्राम पंचायतों के लिए। तो इसमें त्रिस्तरीय बनावट दी गई। सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय कर दिया गया। अंडरलाइन करना, त्रिस्तरीय, 3 स्तर पर। सबसे नीचे यानी पायदान पर क्या होगी? ग्राम पंचायत। सबसे नीचे क्या होगी? ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत के दायरे में क्या आएगा? एक या एक से अधिक गांव। आपने भी देखा होगा ना अपने गांव में। मध्यवर्ती स्तर पर यानी कि बीच के स्तर पर क्या आएगा? मंडल, या जिसे खंड कहा गया, ब्लॉक कहा गया, तालुका भी कहा जाता है। अंडरलाइन करना इसको। बीच वाले स्तर को क्या कहा? ग्राम पंचायत से जो ऊपर होता है उसको क्या कहा गया? मंडल, खंड या तालुका। इस पायदान पर कायम स्थानीय शासन के निकायों को मंडल या तालुका पंचायत भी कहा जाता है। जो प्रदेश आकार में छोटे हैं वहां मंडल या तालुका पंचायत यानी मध्यवर्ती स्तर को बनाने की जरूरत नहीं होती। सबसे ऊपर वाले पायदान पर यानी कि 2 हो गए, ग्राम पंचायत हो गई, खंड हो गया, और ऊपर वाले पंचायत पे क्या हो गया? जिला पंचायत। इसके दायरे में जिले का पूरा ग्रामीण इलाका आ गया। यानी एक जिला है, अब जयपुर जिले का मान लो कि जो जयपुर जिला है उसके पूरे पहले तो ग्राम स्तर पर शासन हो गया, फिर खंड स्तर पे हो गया, यानी कुछ गांव की पंचायतों को मिलाकर के खंड बना दिया गया, और पूरे जिले की खंडों को मिलाकर के जिला पंचायत बना दी गई। समझ में आ गया? 1 या 2 या 3 गांव को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक खंड पंचायत बनाई, और कई खंडों को मिलाकर के एक क्या बनाई? जिला पंचायत बनाई। तीनों पायदान समझ में आ गए।
संविधान के 73वें संशोधन में इस बात का भी प्रावधान है कि ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनाई जानी चाहिए। अब अंडरलाइन करना है इसको, ग्राम सभा। हमने देखा ग्राम पंचायत, भाई हमने देखा स्थानीय शासन पे तो ग्राम पंचायत को देखा, लेकिन ये ग्राम सभा कहाँ से आ गई? अब इसको ध्यान में रखना कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति जो वयस्क आयु ले चुका है, यानी कि 18 साल का हो चुका है, वो सब ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। हाँ, यानी कि वयस्क मताधिकारी व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है और ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेश के कानून से होता है। इसको अंडरलाइन कर लेना अच्छे से। अब देखते हैं हम इनका चुनाव। पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर के चुनाव सीधे किसके द्वारा होते हैं? हम जनता के द्वारा होता है। हर पंचायती निकाय की अवधि कितने साल होगी? 5 वर्ष होगी। प्रदेश की सरकार कितने साल? पूरे 5 साल पंचायत को भंग कर सकती है। जैसे हमने देखा लोकसभा पहले भंग हो सकती है, विधानसभा भी भंग हो सकती है, ऐसे ग्राम पंचायत भी 5 साल से पहले भंग हो सकती है। इसको भी अंडरलाइन करना। अगर मान लो पंचायत भंग हो गई, उसके बाद इसके इलेक्शन कितने दिनों के अंदर होने चाहिए? 6 महीने के अंदर अंदर इसके इलेक्शन होने चाहिए। निर्वाचित स्थानीय निकायों के अस्तित्व को सुनिश्चित रखने वाला एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। और 73वें संशोधन से पहले कई प्रदेशों में जिला पंचायती निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होते थे और पंचायती संस्थाओं को भंग करने के बाद तत्काल चुनाव कराने के संबंध में कोई प्रावधान भी नहीं था। लेकिन 73वें संशोधन के माध्यम से ये सब हो गई ना व्यवस्था। अब देखते हैं इन पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था। सभी पंचायती व्यवस्था संस्थाओं में 1/3 सीट, अंडरलाइन करना इसको, महिलाओं को आरक्षण मिला है। कहाँ? पंचायतों में, न कि लोकसभा विधानसभा। उनमें महिलाओं का आरक्षण नहीं है 1/3 का। सिर्फ और सिर्फ पंचायतों में 1/3 सीट आरक्षित हैं। तीनों स्तर पर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीट आरक्षित की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में की गई है। प्रदेश की सरकार जरूरी समझे तो पिछड़ा वर्ग को भी सीट में आरक्षण दे सकती है। अब हमें इसमें आरक्षण किस किस को मिल गया? महिलाओं को मिल गया, अनुसूचित जाति को मिल गया, अनुसूचित जनजाति को मिल गया। हालांकि लोकसभा और विधानसभा में तो इनको अनुसूचित जाति और जनजाति को है, लेकिन महिलाओं को नहीं है। ध्यान रखना ये बात। गौरतलब है कि आरक्षण पंचायत के मात्र साधारण सदस्यों की सीट तक सीमित नहीं है। तीनों स्तर पर अध्यक्ष का पद का तक आरक्षण दिया गया है। सामान्य श्रेणी की सीटों पर भी महिलाओं को 1/3 आरक्षण नहीं दिया गया, बल्कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी आरक्षित सीट पर महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई सीट महिला उम्मीदवार और अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य के लिए साथ साथ आरक्षित की जा सकती है। इस तरफ सरपंच का पद कोई दलित या आदिवासी महिला साधारण कर सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि महिला होती है वो आरक्षण के माध्यम से या उसको आरक्षण दिया गया है, इसके आधार पर वो सरपंच बन सकती है। अब इनके विषयों का हस्तांतरण, यानी कि ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको ये जिला पंचायत यानी कि स्थानीय शासन करेगा। अब ऐसे कितने विषय दिए हैं? 29 विषय राज्य सूची में थे। अब पहचान कर संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज कर लिए गए हैं, यानी कि ये विषय 11वीं अनुसूची में दर्ज हो गए हैं। इन विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया गया, यानी कि इन पर कार्य कौन करेगा? पंचायती राज व्यवस्था करेगी। अधिकांश मामलों में इन विषयों का संबंध स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास और जन कल्याण के कामकाज से ही है। वास्तविक हस्तांतरण प्रदेश के कानून पर निर्भर करता है। हर प्रदेश का यह फैसला रहेगा कि इन 29 विषयों में से कितने को स्थानीय निकायों का हवाले करना है। यानी कि 29 ऐसे कार्य हैं जो हमारी 11वीं सूची के अनुसार अनुच्छेद 243 के आधार पर जो पंचायतों को शक्ति दी गई, अंडरलाइन करना। पंचायतों को जो शक्ति दी गई कौन से अनुच्छेद के माध्यम से? अनुच्छेद 243 के माध्यम से। और उत्तरदायित्व दिया गया है 11वीं अनुसूची में। जो हमारे देखो नीचे देखो 11वीं अनुसूची के विषय दर्ज हैं। क्या क्या? कृषि, लघु सिंचाई, जल प्रबंध, जल संचय का विकास, लघु उद्योग, खाद्य संस्करण के उद्योग शामिल, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़क, पुलिया, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा प्राथमिकता माध्यमिक स्तर की शामिल है, तकनीकी प्रशिक्षण की व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क औपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधियां, बाजार, मेले, स्वास्थ्य सफाई, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, डिस्पेंसरी, परिवार नियोजन, महिला बाल विकास, समाज कल्याण,
कमजोर तबके का कल्याण, खासकर अनुसूचित जाति और जनजाति का सार्वजनिक वितरण, और ये सारे हमारे विषय दिए गए किसमें, अनुसूचित एक इसमें स्थानीय निकायों को 11वीं अनुसूची में ये सारे विषय दिए गए। भारत के अनेक प्रदेशों में आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्र को 73 संशोधन के प्रावधान से दूर रखा गया। ये सबसे बड़ी गलती, ये प्रावधान इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। 96 में अलग विशेष अधिनियम बना, पंचायती व्यवस्था के प्रावधानों को दायरे से क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। यानी उस समय तो 73 संशोधन के बाद में तो नहीं था, लेकिन इनको कब शामिल कर लिया गया, 1996 में। अब आते हैं हम राज्य चुनाव आयुक्त। राज्य चुनाव आयुक्त यानी कि प्रदेश के लिए जरूरी है कि वे राज्य का चुनाव आयुक्त नियुक्त करें, ताकि वो इन स्थानीय निकायों का इलेक्शन करा सके। इस आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं को चुनाव कराने की होगी। यह काम प्रदेश का प्रशासन करता है, जो प्रदेश की सरकार के अधीन होता है। भारत के चुनाव आयुक्त के समान प्रदेश का चुनाव आयुक्त भी स्वायत्त होता है, यानी कि शक्ति संपन्न होता है और स्वतंत्र अधिकारी भी इसका होता है। इसका संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं होता। अगला हमारा है राज्य वित्त आयोग। प्रदेश की सरकार के लिए हर 5 वर्ष में एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना जरूरी है। इसमें यह आयोग प्रदेश के मौजूद स्थानीय शासन की संस्थाओं की माली हालत, यानी कि जो स्थानीय शासन है उसकी अगर स्थिति कमजोर है उसका जायजा लेता है, यानी कि इनको कितने धन की आवश्यकता है, कितने की नहीं है, ये सारी बातें वित्त आयोग लेगा। यह आयोग एक तरफ तो प्रदेश और स्थानीय शासन की व्यवस्थाओं के बीच की, तो दूसरी तरफ शहरी और ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाओं के बीच राजस्व का, यानी कि धन का बंटवारा करने का पुनरावलोकन करता है। इस पहल के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि ग्रामीण स्थानीय शासन को धन आवंटित करना राजनीतिक मसला न बने। अब ये करें खुद। उन शक्तियों की पहचान करें जिन्हें आपने प्रदेश की सरकार पंचायतों को सौंप दी। 29 विषय है ना, उनको देखना है हमें। अब देखते हैं हम 74वां संशोधन। हमने 73वां संविधान संशोधन देखा, किसका विकास हुआ, किसको शक्तियां मिली, ग्राम पंचायतों को। अब देखते हैं हम 74वें संशोधन। इसमें संविधान के 74वें संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय शासन अर्थात नगर पालिका से है। इसमें शहरी इलाका किसे कहते हैं हम समझ गए होंगे। जहां शहर किसको कहते हैं, मुंबई अथवा कोलकाता जैसे बड़े महानगरों को पहचानना आसान है, लेकिन जो शहरी इलाके गांव और नगर के बीच में होते हैं उन्हें पहचानना इतना आसान नहीं होता। भारत की जनगणना में शहरी इलाकों की परिभाषा करते हुए जरूरी माना गया कि ऐसे इलाके कम से कम 5000 की जनसंख्या हो, इसके कामकाजी पुरुषों में कम से कम 75% खेती बाड़ी के काम से अलग माने जाते हो और जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। 2001 की गणना के अनुसार भारत की 28% जनसंख्या शहरी इलाकों में रहती है। अब हम इसमें देखते हैं 74वें संशोधन में संविधान में 73 का दोहराव है, लेकिन ये संशोधन शहरी इलाकों से संबंधित है। ठीक है, हम आगे देखते हैं 73 और 74वें संशोधन का क्रियान्वयन कैसे हुआ। सभी प्रदेशों में 73वें संशोधन के प्रावधानों को लागू करने के कानून बना दिए। इन प्रावधानों का अस्तित्व में आप 10 वर्ष से ज्यादा हो रहे हैं। अब तो ज्यादा और टाइम हो गया, अब कौन 2020 चल रही है और ये कब की बात है, 1992 की। इस अवधि में अधिकांश प्रदेशों में स्थानीय निकायों को चुनाव कम से कम 2 बार हो चुके थे। मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा कुछ प्रदेशों में तो अब तक काफी बार हो चुके हैं। आज ग्रामीण भारत में जिला पंचायतों की संख्या करीब कितनी 500 से बढ़ भी गई होगी। ये हमारा पुराना आंकड़ा है, इसको हम नजरअंदाज करेंगे। स्थानीय निकायों के चुनाव के कारण जन प्रतिनिधित्व की संख्या भारी बढ़ोतरी भी हुई है। अब 73 और 74 संशोधन ने देश की भारी पंचायतों राज व्यवस्थाओं को बनावट की इच्छा किया है। इन स्थानीय संस्थाओं की मौजूदगी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इससे शासन में जनता की भागीदारी के लिए मंच और माहौल तैयार होता है। पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो हमें ये जानना है, ये देखते हैं। आज कम से कम 200 महिलाओं की आयु ऊपर भी जा चुकी है। ये पुराने आंकड़े हैं, हम इनको नहीं देखेंगे। पुराने आंकड़ों को हमें नए आंकड़े हासिल करने हैं, देखने हैं। शक्ति और इनको दी गई है, आत्मविश्वास इनको दिया गया है। ये हम देखते हैं दिल्ली, मुंबई, मावा सरकार, मावानाटे माटे सरकार,
यानी कि इस चित्र में देखिए स्थानीय सरकार यहाँ खुली धूप में बैठी है और क्या कोई खास बात आपका ध्यान खींचती होगी ना कि कुछ जो पंच है, सरपंच है, वो ऊंची बैठे हैं और बाकी गांव के नीचे बैठे हैं और किसी मसले पर वो ध्यान कर रहे हैं, कोई मसले पे ऐसा सुझाव कर रहे हैं और उसका निर्णय ले रहे हैं। ये दिख रहा होगा। आगे देखते हैं हम। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की संविधान संशोधन ने ही अनिवार्य बना दिया। इसके साथ ही अधिकांश प्रदेशों में पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। भारत की जनसंख्या 16.2%, अनुसूचित जाति और 8 ये भी पुराना आंकड़ा है। अभी हमें न्यू आंकड़े इसका हमें देखने हैं और उसको पूरा करना है। न्यू आंकड़े हम खोज करेंगे और मुझे बताएंगे कि कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति है और कितनी अनुसूचित जनजाति है। आज का हमारा ये चैप्टर यही रहेगा। इसके बाकी के क्वेश्चन मैं तुम्हें अगली वीडियो में उपलब्ध कराऊंगी। धन्यवाद।